किसान भाइयों नमस्कार। आज हम खेती से जुड़े हुए कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहेंगे जिसमें हमारे बहुत सारे किसान साथियों के अंदर सवाल भी उठते रहते हैं और पूरे देश में भी एक बहुत बड़ी आवाज़ उठी है कि 10,000 से अधिक कृषक उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे ताकि किसान आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ें, उनकी आमदनी बढ़े, खेती एक सम्मानजनक कार्य बन जाए। इन बातों को लेकर फिर भी हमारे किसान भाइयों के मन में बहुत सारे सवाल रहते ही हैं। ऐसे ही आज हमारे बीच में जो साथी हैं हमारे, उन्होंने ये चिन्हित किया कि कुछ सवाल जो किसान भाइयों के वो पूछे जाएं। तो मैं सबसे पहले किसान भाइयों की बात बताना चाहूँगा कि कृषक उत्पादक संगठन की आवश्यकता क्या है और ये संगठन का प्रारूप क्या है, ये है क्या चीज़। तो भारत सरकार ने इसके दो प्रारूपों पर ध्यान दिया है। एक है जब हम किसी भी एक संगठन को कुछ निश्चित लोगों को जो अपने एक विचार के साथ में और कार्य योजना के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करते हुए कंपनी बनाए जाने की बात कही और इस कंपनी का नाम रखा गया कृषक उत्पादक कंपनी। जब हम कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं तो कंपनी। और दूसरा प्रारूप यह है कि यदि हम सहकारिता के साथ में सहकारी संगठन के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो तब इसको कृषक उत्पादक संगठन बोला गया। तो दोनों में बड़ा अंतर नहीं है, कुछ जो नियमावलियां हैं, जो लेखा जोखा तैयार करने के तरीके हैं, उनमें कुछ अंतर है। बल्कि कुछ लोगों का मानना है कि कंपनी एक्ट में हमको ज़्यादा बारीकियों के साथ में और कुछ जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ठीक उसी प्रकार से जो लोग सहकारिता को सम्मान करते हैं तो वो भी एक संगठन के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि कृषक उत्पादक संगठन और जो अन्य संगठन हैं जो बाजार में कंपनी के ही प्रारूप में काम कर रहे हैं, उनमें और इनमें क्या अंतर है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि किसानों के जो उत्पादक संगठन की जो कल्पना की गई है या कंपनी की जो कल्पना की गई है वो उत्पादन के प्रबंधन से लेकर बाजार व्यवस्था तक पूरी कार्य योजना को समन्वित रूप देने के लिए की गई है ताकि किसानों का जो आमदनी का जरिया कमज़ोर हुआ उत्पादन करते समय बाजार के प्रभाव में, बिक्री और कीमत निर्धारण के समय बाजार के प्रभाव में, और इसी के साथ साथ में हम प्रोसेसिंग करते समय भी उसको सही ढंग से किस मानक के साथ में किस प्रकार से प्रोसेसिंग करते हैं वो नहीं कर पाए। तो कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पर किसान आसानी से अपनी आमदनी मिलजुल कर बढ़ा सकते थे। तो सरकार के द्वारा उसी मिले जुले तंत्र के रूप में कृषक उत्पादक संगठन अथवा कंपनी प्रारूप को नए सिरे से पूरे देश में लागू करने की बात सोची गई और ये किसान भाइयों के लिए एक बहुत सुंदर विकल्प भी है। लेकिन तब जब इसकी पूरी मार्मिकता को, इस पूरी नियमावली को, इसकी पूरी कार्य योजना को हम बेहतर तरीके से समझ लें। जी, आपने एफपीओ एफपीसी के बारे में तो बताया कि ये हमको बनानी चाहिए और इसको बनाने से हमें फ़ायदा है जी। तो वो फ़ायदा हम कैसे ले सकते हैं, मतलब इनको बनाने की क्या ज़रूरत है, ऐसा क्या है जो हम इसी को बनाकर कर सकते हैं जो बाकी भी चीज़ें हैं उनसे नहीं कर सकते। तो वो चीज़ समझना चाहते हैं। देखिए, आपका सवाल दो बातों को संकेत कर रहा है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि किसान की आमदनी कम हुई और गाँव की सहकारिता टूट गई। हमारी जो ज़मीन है परिवार के बंटवारे में कम होती गई और आज पूरे देश में लघु और सीमांत कृषकों की संख्या बढ़ गई। वो किसान ना तो किसी प्रकार के संसाधन अकेले कर सकते हैं, इसलिए खेती के उत्पादन के लिए जितने भी संसाधन की आवश्यकता है या खेती से उत्पादन को लेकर बाजार तक जाने के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता है वो संसाधन साझे रूप में हम लोग कैसे मिलकर पूरे करें और अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएं, ये इसकी ज़रूरत है। लेकिन इसमें फिर एक सवाल उठता है कि क्या छोटे छोटे जो लोग हैं जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, क्या वो इसके हिस्से बन सकते हैं, और यदि हिस्से बनेंगे तो उनको जो भी कंपनी चलाने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता कैसी होगी, ये क्या गारंटी है कि उनके साथ वो उस तरीके का जो बाज़ार में कंपनियां कर रही हैं उस तरीके का उनके साथ में व्यवहार नहीं होगा। तो ऐसे सवाल कुछ उभरते ही हैं। और आपने जो संकेत किया था उसमें यही संकेत था कि आज भी हम देख रहे हैं कि जैसे गन्ना मिल के साथ में
हम कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, या दूध उत्पादन को लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ किसान काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी। इसलिए कृषक उत्पादन कंपनी या कृषक उत्पादक संगठन को आगे बढ़ाए जाने की, ताकि किसान खुद साझे रूप में अपनी जिम्मेदारी लें और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, ये सोचा गया। अब एक बात और सवाल आता है कि इसके प्रारूप में यदि हम, बेटा तुम कर जाएगा, बेटा खराब हो जाएगा ये सारा तुम, तो अब एक बात ये आवश्यकता बनती है कि क्या विचार के स्तर पर कोई ऐसे बदलाव की ज़रूरत है ताकि हम पुनः जो सहकारिता की बात बार बार पुकारते रहे, साझापन की जो बात कहते रहे, और आज तो हमारी परिस्थिति बन गई कि हम छोटे छोटे बंटवारे के रूप में जो हमारी, अब हम ना तो संसाधन इकट्ठे कर सकते हैं, ना बाजार तक इतनी बड़ी संख्या में मात्रा में सामान को लेकर जा सकते हैं। वो जो मुश्किलें हमारे सामने आई हैं उनका विकल्प इस कंपनी में कैसे है। तो देखिए, इस कंपनी के दो प्रारूप हैं। पहला प्रारूप इसका ये कहता है कि खेती के उत्पादन से जुड़े हुए या खेती के उत्पादन से बाद के कुछ तंत्र जिनमें किसानों की मदद की ज़रूरत है, जैसे उत्पादन के लिए कोई लागत, कोई मशीन, कोई खाद, बीज, दवाई, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे उत्पादन को प्रभावित करती हैं, और उसमें अकेले अकेले कोई किसान यदि उन चीज़ों को पाना चाहता है तो वो भी, उसका खर्च भी ज़्यादा होता है, समय भी ज़्यादा लगता है। लेकिन कृषक उत्पादक कंपनी बनाकर हम इस कार्यक्रम को साझे रूप में कर सकते हैं। साझे रूप में कहीं से हम बीज को उपलब्ध कर सकते हैं, खाद उपलब्ध कर सकते हैं, दवाइयाँ उपलब्ध कर सकते हैं, या कोई यंत्र भी उपलब्ध कर सकते हैं। सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें खाद, बीज, दवाई और यंत्रों को लेकर किसानों के लिए बराबर मदद दी जा रही है। दूसरी बात ये आती है कि जब उत्पादन को हम उत्पादन हो जाता है, उसकी थ्रेसिंग करनी है, ग्रेडिंग है, सॉर्टिंग है, और इस तरीके की छोटी छोटी मशीनों के द्वारा किसानों के लिए मदद है, जिनको हम मोबाइल सर्विस के द्वारा भी दे सकते हैं। लेकिन इनसे आगे की एक बड़ी बात आती है कि जब हम अपने कच्चे माल को प्रोसेस करते हुए, मतलब जैसे गेहूं पैदा किया तो उसका क्या क्या चीज़ बनाई जा सकती हैं, आटा बनाया जा सकता है, दलिया बनाया जा सकता है, मैदा बनाई जा सकती है, उसका और भी बिस्कुट बनाया जा सकता है, और भी कुछ अच्छी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लेकिन उससे भी आगे यदि इन चीज़ों को बनाना है तो हमको कैसे कंपनी लगानी है, कैसे मशीन होंगी, उसके लिए क्या पंजीकरण कराना होगा, किस प्रकार की लाइसेंसिंग प्रक्रिया होगी और कितना खर्चा आएगा, ये पूरी योजना एक जब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के आधार पर हम तैयार करते हैं तो अकेले व्यक्ति जो नहीं कर पाएगा वो मिलकर होना आसान हो जाता है। ये दूसरी बड़ी बात है। लेकिन इसमें और एक तीसरी बात हम जोड़ना चाहते हैं कि जब किसानों ने ही उत्पादन किया है और किसानों ने ही उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी ली है और किसान ही प्रोसेस करके उसको बाजार तक बेचना चाहते हैं, तो अब बात चाहे किसी बड़ी कंपनी के साथ समझौता करने की हो या सीधे कंज्यूमर तक जाने की बात हो, इसमें किसानों को 3 मुद्दे पर जो आर्थिक नुकसान होता था उसकी भरपाई उनके पास पहले से ही होगी। कौन कौन से? उत्पादन की लागत सारी बाजार के कब्जे में थी, उत्पादन के बाद में जो भी प्रोसेसिंग का काम था वो भी बाजार के कब्जे में था, और उत्पादन की कीमत निर्धारण का काम भी बाजार के कब्जे में था। यहाँ ये बात कही जा रही है कि यदि किसानों की अपनी उत्पादक कंपनी बनती है तो किसान ही खुद उत्पादन करने वाले होंगे, किसान ही खुद प्रोसेसिंग करने वाले होंगे, कीमत निर्धारण करने की जिम्मेदारी किसानों की होगी, और इस आधार पर किसानों की उत्पादन को समृद्धि के रूप में, मैं तो बड़ी इस बात को स्पष्ट रूप से किसानों से बताना चाहूँगा कि ये केवल लाभांश की बात नहीं हो रही कि कितनी प्रतिशत लाभांश होगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि गुणात्मक उत्पादन होगा। गुणात्मक उत्पादन का मतलब है कि एक दाने से 1000 दाने पैदा होते हैं। आप किसान भाइयों इस पर जरूर विचार करें कि ये कंपनी मशीन के जरिए कच्चे माल से तैयार माल नहीं पैदा करेगी, बल्कि ये कंपनी उत्पादन से लेकर ये कच्चा माल पैदा भी खुद करते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी खुद लेते हैं, लागत खर्च में कमी भी खुद करेंगे। यदि रसायनों से मुक्त करने की बात आती है तो रसायनों से मुक्त भी करने की बात इनके पास है। तो अपनी जिम्मेदारी के साथ में ही ये अपनी कंपनी के ज़रिए जब प्रोसेसिंग करते हुए बाज़ार को अपना ब्रांड और पैकेजिंग करते हुए भेजेंगे तो इनमें सीधा से सीधा लाभ बढ़ने की संभावना है।
और कितना लाभ बढ़ने की संभावना है, ये मैं गुणात्मक रूप से आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर भारत सरकार 2 गुना आमदनी की बात कह रही है, हम ये कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग के जरिए ही 4 गुना से अधिक उत्पादन है, आमदनी की बात कही जा रही है। हमने इसको प्रयोग रूप में जांच कर देखा है, तो उत्पादन से प्रोसेसिंग तक यदि बाजार के जरिए किसान उत्पादक संगठन कंपनी के जरिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी आमदनी में गुणात्मक लाभ होगा। केवल लाभांश और बोनस की बात हम यहाँ नहीं कह रहे। जी, ये समझा हमने। अब मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने किसानों के बारे में बताया, तो किसानों के अलावा भी जैसे मतलब कोई खेती नहीं कर रहा है, दूध का काम कर रहा है, कोई मछली का काम कर रहा है, कोई मशीन का काम कर रहा है, मतलब खेती से जुड़े हुए काम, तो क्या मतलब कौन कौन एफपीसी एफपीओ बना सकता है? मेरा सवाल ये है कि कौन कौन ये सवाल आपने बिल्कुल बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि खेती और खेती से जुड़े हुए कार्य हम दोनों पर ही विचार करेंगे। और खेती पर भी बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। कोई अनाज की तरफ प्राथमिकता में जाएगा, तो कोई दलहन की तरफ जाएंगे, कोई जड़ी बूटियों की तरफ जाएंगे, कोई बागवानी की तरफ जाएंगे। इस तरीके से खेती की तरफ भी एक विशाल क्षेत्र है किसानों की आमदनी बढ़ने का। वहाँ भी विचार किसानों को खुद करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये भी आती है, खेती से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे खेती की लागत को लेकर अब आजकल जैविक खेती की बात बहुत तेज़ी से चल रही है। तो जैविक इनपुट्स, जो जैविक कल्चर हैं, जैविक फर्टिलाइज़र हैं, जैविक कीड़े बीमारियों को नियंत्रण करने के जो उपाय हैं, या जैविक तरीके से हम अपने खेत में किस तरीके से खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे, ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ और छोटी छोटी चीज़ें जिनको किसान अपने यहाँ पैदा कर सकते हैं और उनको एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। तो जैसे कल्चर बनाने का एक बहुत बढ़िया व्यवसाय है, इस व्यवसाय को किसान आसानी से कर ही सकते हैं। दूसरा, बीज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। पूरे देश में जैविक बीजों की बड़ी मांग है। देसी बीजों के नाम पर तो एक चकमा जैसा लगता है, लेकिन यदि हम व्यवस्थित तंत्र के जरिए जैविक बीज जो स्थानीयता के साथ में बराबर किसानों को अच्छी पैदावार दें, उनका संरक्षण करें, उनका उत्पादन करें, तो एक बहुत बड़ा काम रोजगार के रूप में खड़ा हो सकता है। इसी के साथ साथ दुग्ध उत्पादन का काम, जैसे आपने देखा अभी तक जो दूध उत्पादन का तंत्र है वो बहुत ही कमज़ोर है, और पूरी दुनिया में A2 मिल्क की बहुत बड़ी डिमांड बढ़ रही है। देसी गाय का A2 मिल्क और सारी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उसकी पूर्ति कैसे हो? तो जब अकेले अकेले परिवार या छोटी ज़मीन या छोटी जोत हो जाती है, तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर हम 100-200 गाय या अच्छे पशुओं को रख कर उनसे दूध का उत्पादन यदि करते हैं, तो ये भी कृषक उत्पादक संगठन के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प है। ठीक इसी प्रकार से आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। मूल रूप से सामूहिक प्रयास के रूप में अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं, और वो साझा कार्यक्रम हैं। हम जो बार बार बात जोर दे रहे हैं कि चाहे देश में कानून परिवर्तन की बात हो, चाहे देश में तरीके बदलने की बात हो, लेकिन उन सब के पीछे मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। कृषक उत्पादक संगठन कंपनियों से ज़्यादा बड़ी चीज़ है, क्योंकि कंपनी कच्चे माल से मशीन के जरिए तैयार माल पैदा करती है, जबकि कृषक उत्पादक संगठन एक दाना डालकर जमीन के अंदर 1000 गुना पैदा करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए प्रश्न ये उठता है कि यदि कृषक उत्पादक संगठन इस दिशा में बढ़ते हैं, उत्पादन से समृद्धि की ओर उनका लक्ष्य बनता है, तो वो अवश्य कामयाब होंगे। लेकिन यदि वो किसानों के बीच में ही छोटी छोटी कमीशन बाजी या छोटे छोटे मुद्दों पर जैसे कमीशन पर कुछ काम किया या फिर कमीशन एजेंट के रूप में कुछ काम किया, तो ये जो छोटी मानसिकता से कुछ काम करेंगे तो उसमें कोई बड़ी कामयाबी किसानों के बीच में नहीं मिलेगी। बल्कि ये इस बात का बार बार डर लगता है कि कई किसानों के बीच में किसानों का शोषण करने का तंत्र ही कृषक उत्पादक संगठन ना बन जाए, किसान किसी लालच के चक्रव्यूह में ना फंसे, क्योंकि लालच से या भय से कोई भी तंत्र खड़े नहीं होते। भारत सरकार का भी किसी भी नियमावली के तहत इस दिशा में आगे बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ी संकल्पना है, और उस संकल्पना का यदि आकार आप देखेंगे तो उसमें आत्मनिर्भर भारत की सोच, कृषक सशक्तिकरण की सोच, किसानों की आय में
गुणात्मक वृद्धि करने की सोच, पर्यावरण को संरक्षित करने की सोच और असाध्य रोगों से, जैसे अभी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की बात आ रही है कोविड में, तो ये भी हम इस दिशा में भी बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं कि हम जैविक खेती को माध्यम बनाएं कृषक उत्पादक संगठन के जरिए। तो ये किसानों की निश्चित आमदनी को बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया विकल्प है। समय पर किसान अपनी मानसिकता में बदलाव जरूर करें, क्योंकि इसमें किसान जिम्मेदार हैं। किसान ही उत्पादक है और किसान ही विक्रेता है और किसान ही अपने साथियों के साथ में अपने सभी लाभांश को बांटने की प्रवृत्ति भी किसानों के साथ। जी, एक और सवाल था मेरा, जैसे कि हमारे एरिया में और भी कंपनी है, एफपीसी, एफपीओ और भी हैं, तो क्या हमको अपनी अलग बनानी चाहिए या हम उनके साथ भी जुड़कर काम कर सकते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि किसान भाइयों को ये देखने की ज़रूरत है कि वो किसी भी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अपनी कंपनी बनाना और एक बड़ा तंत्र खड़ा करना हर व्यक्ति का काम नहीं है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, यदि कंपनी के 5 निदेशक हैं और पांचों निदेशक में किसी भी प्रकार का मतभेद है और वो किसी भी प्रकार से कहीं भी अवसरवादिता में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं या कहीं पद के अधिकार में फंस जाते हैं, चुनाव की जगह चुनाव में ही संघर्ष हो जाता है, तो इस प्रकार से देखते हैं कि इन सारी चीज़ों का कोई ज़्यादा बड़ा भविष्य नहीं होता। तो अकेले आदमी का ये काम नहीं है। इसके लिए उस क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्तियों के बीच में अपने प्रस्ताव को रखें और ये पहले से ज़रूर जांच कर लें कि यदि हमारे आसपास में 4 कंपनियां काम कर रही हैं और उनके जो निदेशक मंडल है वो किस प्रकार का, यदि निदेशक मंडल की नीयत बहुत ठीक है, उसमें योग्यता है और वो सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अवश्य ही उनके साथ जुड़िए, उस कंपनी के शेयर खरीदिए, अपनी जिम्मेदारी तय करिए और अपनी भागीदारी पाइए। ये सीधा सिद्धांत है। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि हमें उस कंपनी से जुड़ना है तो हम उसके शेयरधारक बन सकते हैं। तो एक निदेशक मंडल हो गया, एक बाकी शेयरधारक हो गए जो भी उनके 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, तो उनको कैसे परिभाषित, उनकी कैसे परिभाषित होंगे कि हाँ, वो शेयरधारक, उनकी क्या जिम्मेदारी है बहुत या वो क्या रोल रखते हैं उस कंपनी बहुत में? जिम्मेदारी का ये सवाल है। हम हिस्सेदारी को कैसे परिभाषित करें? किसान भाइयों, कृषक उत्पादक संगठन किसानों का अपना संगठन है और उत्पादन से लेकर बाजार तक बिक्री करते हुए आपने जितना पैसा कमाया उसमें बराबर की हिस्सेदारी है। जिस किसान का जितना शेयर है, ये शेयर सभी में अपनी भागीदारी के साथ बढ़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और बड़ी बात कहना चाहूँगा कि ये जो शेयरधारक की बात आती है, जब हम ही उत्पादक हैं, हमने ही प्रोसेसिंग किया है और हमने ही मिलकर बाजार किया है, तो पूरा तंत्र एक व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ता है। ऐसी स्थिति में हम यदि उत्पादन की कीमत शेयर के आधार पर तय कर लें, जैसे हमने गेहूं का दलिया पैदा किया, हमने गेहूं पैदा किया और गेहूं से दलिया बनाया, अब दलिया की जो बिक्री है वो 80 रुपये किलो है और जो गेहूं की बिक्री है वो लगभग 2000 रुपये किलो है, 2000 रुपये कुंटल है। तो 2000 रुपये कुंटल और 8000 रुपये कुंटल एक बहुत बड़ा फर्क है। इसमें यदि कंपनी लाभांश कमाकर किसानों को शेयर बांटती है तो इसमें किसानों के लिए बहुत बड़ा मुनाफा होने की संभावना नहीं बनती, बल्कि कंपनी कहीं ना कहीं लाभ के चक्रव्यूह में फंसेगी। मेरा यह निवेदन है कि किसान के जो बिक्री है, जो एंड प्राइस है, जैसे हमने दलिये पर जो रेट डाला है, यदि हम किसान को ही एक अनुपात में उसका शेयर दे दें, जैसे उत्पादक का शेयर 40%, प्रोसेसिंग का शेयर 30% या मार्केटिंग का शेयर 30%, तो इस प्रकार से कंपनी यदि अपने शेयर हर गतिविधि के साथ बांट लेती है तो ना तो कोई संग्रह की प्रवृत्ति आएगी, ना ही किसी के साथ कम और ज़्यादा होगा, और जो किसान जितना उत्पादन करेगा उसके आधार पर उसको उतना मुनाफा मिल जाएगा। ये इसी से एक साधारण सी बात है कि यदि हम उत्पादक को एक सम्मानजनक पैसा दिला पाए तो कृषक उत्पादक कंपनी अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। बैलेंस शीट यदि करोड़ों में बढ़ती गई, आपकी बैलेंस शीट पहले 1 करोड़ की थी, फिर 2 करोड़ की, फिर 50 करोड़ की, लेकिन ये मूल्यांकन किसने किया है कि कितने परिवार इससे लाभान्वित हुए? तो मेरा यह निवेदन है
कि कृषक उत्पादक संगठन की बैलेंस शीट ना बढ़े, बल्कि इसमें समृद्ध परिवारों की संख्या ही का ठीक ठीक मूल्यांकन हो, तभी हम कोई आधारभूत सही काम कर पाएंगे। नहीं तो कंपनी फिर यदि उसी कंपनी मोड में काम करेंगी तो वहाँ तो वही होगा कि मुनाफा कुछ लोग खाएंगे और छोटा मोटा मुनाफा कंपनियों को बोनस, शेयर धारकों को बोनस के आधार पर बांट दिया जाएगा। उससे आज तक तो देश में कोई भला हुआ नहीं। और मैं इसमें बहुत खुले तरीके से निवेदन करना चाहूँगा कि कृषक उत्पादक संगठनों की ये भूमिका भी नहीं है। इसलिए कृषक उत्पादक संगठन कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक जो भी प्रक्रिया फैलती है उसमें सभी की हिस्सेदारी तय करें, तो वही शेयर धारकों की सही गणना है, सही मूल्यांकन है, सही भागीदारी है और सही हिस्सेदारी है। जी जी, जैसे कि हम सब छोटे छोटे किसान हैं और हमको आपने अभी समझाया कि एफपीसी बनानी चाहिए, इस तरीके से हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा फंड होता या हम इस काबिल होते तो इस चीज़ को हम प्राइवेट लिमिटेड बनाकर, एलएलपी बनाकर, कोई फर्म बनाकर भी कर सकते थे। लेकिन साथ में काम करना है और सबके साथ से काम आसान हो जाएगा, तो ये हमको एफपीसी बनानी चाहिए। लेकिन वो फंड हमारे पास नहीं है और हम एफपीसी बनाते हैं, हम गांव के 100 लोग या अपने ब्लॉक के 100 लोग, अपनी पंचायत के 50 लोग, कोई भी मिलकर हम कंपनी बनाते हैं। तो वो जो काम की शुरुआत हम करें या कैसे शुरुआत करें, हम वो जो पूंजी चाहिए होती है किसी भी काम को शुरू करने के लिए, हम उसका कैसे इंतजाम करें? बिल्कुल। देखिए, इसमें भी मैं आपको निवेदन करूं कि भारत सरकार के द्वारा भी इस पर काफ़ी मंथन हुआ है कि पहले इसको एसएफएसी के ज़रिए या नाबार्ड के ज़रिए या फिर एमएसएमई के ज़रिए किस प्रकार से प्रोत्साहन दिए जाएं और बराबर कहाँ कहाँ पर किसानों को तकलीफ है। तो मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा कि उत्पादन करते समय किसानों को बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने कल्चर के लिए, मतलब दवाइयों के लिए और मशीनों के लिए भारी मात्रा में छूट पर, जैसे कस्टम हायर सेंटर हैं, मशीन फार्म मशीनरी बैंक हैं, इस पर भी मोटी रकम सरकार दे रही है और वो अनुदान के रूप में उसको वे काफ़ी किसान अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं, उसका लाभ भी उठा रहे हैं। लेकिन इससे और बड़ी मैं बात कहूँगा आगे, जब हम उत्पादन को लेकर प्रोसेसिंग के जरिए आगे बढ़ते हैं तो जो बीज बैंक हैं या स्टोरेज की बात कही जा रही है, उसके लिए अभी सरकार ने बहुत बड़ा फंड पूरे देश में कृषि सेक्टर में बढ़ाया है और उस योजना का नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें ब्याज की दर बहुत कम है और कुछ हो सकता है कि अनुदान राशि भी है। उसको भी किसान यदि सही ढंग से समझ लेंगे, आजकल उसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी पर कृषक उत्पादक संगठनों को अच्छी मोटी रकम दे रही है ताकि वो अपने व्यवसाय को मशीन लगाने को लेकर, बिल्डिंग बनाने को लेकर, उसके लिए सारी आवश्यकताएं जो भी पूरी करने की ज़रूरत है उनको पूरा कर सकें और कृषक उत्पादक जो संगठन है उत्पादन से लेकर बाजार व्यवस्था तक अपने में स्वायत्त रूप में खड़ा हो जाए। ये सरकार की सोच है। जी, जैसे एक सवाल और है कि जैसे मान लीजिए हम किसानों मिलकर हमने कोई कंपनी बना ली, लेकिन हमको वो चीज़ नहीं आती कि कंपनी कैसे चलाएं। हमने आज तक खेती की है, हमें नहीं पता कि हम कंपनी को कैसे चलाएं या उसके क्या काम होते हैं, या फिर निदेशकों की क्या वो होती है कि उनको क्या करना चाहिए, सीईओ है तो उसको क्या करना चाहिए, या हम कंपनी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसकी कुछ प्रशिक्षण या कोई ट्रेनिंग ऐसी है? देखिए हिमांशु जी, ये सवाल बड़ा ज्वलंत है। ज्वलंत इसलिए भी है कि यदि हमने किसी लालचवश, जैसे कहीं से हमने सुना कि फार्म मशीनरी बैंक पर 80% छूट में ट्रैक्टर मिल रहे हैं जी, ज़्यादातर तो किसानों ने जल्दबाजी में वो कंपनी बनाई, क्योंकि उन्हें पता लगा कि 25-30 हज़ार रुपये खर्च करेंगे एक कंपनी बन जाएगी। या फिर बीज का वो मिल जाएगा, बीज खाद का मिल जाएगा, दवाई कुछ का भी मिल जाएगा। इस तरीके की चर्चा रही है। मैं यहाँ किसान भाइयों से निवेदन करूँगा, क्योंकि हम छोटे मोटे लाभ में फंसकर और यदि ये कंपनी बना लेते हैं तो ये कंपनी कल को उनके गले का जंजाल बन जाएगी, क्योंकि कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, जो इनके लेखा जोखा तैयार करने की ज़रूरत है और जिस प्रकार से कंपनी एक्ट के जो अधिनियम हैं वो काफ़ी कठोर हैं।
और सही मायने में तो ये शिक्षित युवाओं का काम है। ये उन किसानों का काम है भी नहीं कि जो किसान बहुत उदासी के साथ खेती कर रहे हैं या खेती में समझने की उनमें जिज्ञासा नहीं रही है, लेकिन जो बेरोजगार शिक्षित युवा वर्ग है, जो गांव में नौजवान किसान हैं, जो खेती में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, उनके लिए योजना है। पर वो किसी लालच में ना फंसे, वो बाकायदे पूरी योजना पूर्वक इसको बनाएं, डायरेक्टर्स के क्या कर्तव्य हैं उनको समझें, शेयर होल्डर कैसे बनाए जाते हैं और शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये कहीं कल को राजनीतिक अड्डा या शोषण करने का तरीका लोगों के बीच में ना बन जाए, इसकी सरकार को भी चिंता है और समाज में भी इसके बारे में काफ़ी सुगबुगाहट है। ये बातचीत बराबर चल रही है और इसीलिए हमारा भी मन बना कि हम खुले दिल से बात करें कि छोटे मन से कभी बड़ा काम नहीं होता। तो लालच में फंसकर किसी भय के कारण ये कार्यक्रम आगे ना बढ़े, बल्कि योग्यता के साथ आगे बढ़े। जो आपने बात कही, हम ऐसे कृषक उत्पादक संगठन जो बनकर योजना पूर्वक बहुत अच्छे तरीके से अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण की परंपरा है वो अध्ययन की परंपरा है। अध्ययन का मतलब हम चाहे खेती में उत्पादन की बात करें, चाहे हम प्रोसेसिंग की बात करें, चाहे हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बात करें, चाहे हम उसके साथ जुड़ी हुई कुछ एलाइड एक्टिविटी की बात करें, हमको गौशाला कैसे चलानी है, पशुपालन कैसे करना है, हमको बीज बैंक कैसे चलाना है, इन सारी चीज़ों पर जितना प्रयोग हमने किए हैं, जो काम किए हैं, हम तहे दिल से अपने किसान भाइयों के साथ हैं, उनको बताना चाहते हैं। इसमें कोई उनको संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। वो कई बार वेबिनार के जरिए बात कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे वो 5 लोग मिलकर कंपनी चलाना चाहते हैं और कंपनी बनाना चाहते हैं, तो कैसे वो कंपनी बनाएंगे, कैसे चलाएंगे और क्या क्या भविष्य में उनको योजना की ज़रूरत है, उसको हम वेबिनार के जरिए भी उनके साथ बात कर सकते हैं। वो निसंकोच होकर बात करें। मतलब कि अगर वो देश के किसी भी हिस्से में हैं, दूर से हैं और नहीं बिल्कुल। आ पाएंगे या उन्होंने कंपनी बना भी ली है, वो नहीं चला पा रहे हैं, बिल्कुल, तो वो ऑनलाइन भी जुड़कर समय लेकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आना चाहें तो आ ही सकते हैं। वो उनका स्वागत है। लेकिन यदि दूर से हैं, नहीं आ सकते हैं, तो वो 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग वेबिनार के जरिए जुड़ें जी जी और बातचीत करें। जी। तो इसमें यही समझा हमने सबसे पहले तो कि जी सबसे पहले तो विजन क्लियर होना चाहिए अपना कि बिल्कुल। हमें कंपनी बनाकर करना क्या है, बिल्कुल, और फिर कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें, उसकी ट्रेनिंग सीख लेंगे, हम यहाँ से सीखें या कैसे भी सीख बिल्कुल। लेंगे और फिर उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अच्छे मैं तरीके यहाँ से। दोबारा एक चीज़ को और दोहराना चाहूँगा जी कि बार बार मैंने कहा था कि जब तक हम मानसिकता में बदलाव नहीं करेंगे, कंपनी सफल नहीं होगी। जी क्योंकि लाभ कमाना एक छोटी सोच है जी और प्रकृति की व्यवस्था के साथ जीना एक बड़ी सोच है और सही सोच है। जी मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि लाभ के लिए कंपनी बनाने के बारे में ना सोचें। हम एक दाने से 1000 दाने जहाँ प्रकृति पैदा करके हमको देती है, वो पैदा करने का जो तंत्र था अभी तक बाजार के कब्जे में था। हम खेती करने से पहले भी बाजार में थे, खेती करने के बाद में भी बाजार में ही थे। सामान बेचने जाते हैं तो पराधीन है, कीमत लगा नहीं सकते। जो भी बाजार काटना चाहता है वो काटता है, जो भी उस देना चाहता है वो देता है। उसके बाद में हमारे कच्चे माल को प्रोसेसिंग करके कंज्यूमर को भी वही बेचता है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो किसानों के पास आना था वो सीधा सीधा बाजार में चला गया। और मुझे तो कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो आधुनिक खेती थी, ये खेती का बाजारीकरण था। पूरे देश में वैज्ञानिकों ने, किसानों ने, सरकारों ने, सभी ने मिलकर इस देश को एक आर्थिक तंगी से दूर किया। कृषि का उत्पादन बढ़ा, एक चमत्कार हुआ जो सभी के लिए सम्मानजनक बात रही। लेकिन उसमें एक चूक भी हुई कि हमने प्रकृति की पूरी अनदेखी की और गांव और समाज की पूरी अर्थव्यवस्था पर कभी समीक्षा नहीं की गई। कभी ये विचार नहीं उठा पूरे देश में कि किसानों की आमदनी क्यों घट रही है। जब किसान को एक दाने से 1000 दाने मिलते हैं, 4 महीने के अंदर इतना गुणात्मक उत्पादन है, तो उसकी कर्जदारी क्यों बढ़ रही है। तो ये विषय आज सरकार का भी सोचने का है, वैज्ञानिकों के सोचने का भी है और सबसे ज़्यादा किसानों के सोचने का है कि वो कंपनी बनाएं तो उत्पादन से समृद्धि के तरफ बढ़ें। कमीशन लेकर छोटी मोटी दलालियों में फंसकर कोई बड़ा काम नहीं होगा, बल्कि हम लोगों अपने लोगों के बीच में छोटी मानसिकता से आगे बढ़ेंगे तो व्यवस्थाएं उलझ जाएंगी और ना तो कोई सम्मान मिलेगा, ना पुरस्कार मिलेगा
और ना ही कोई योजना चलेगी, बल्कि कंपनियों के नाम पर कृषक उत्पादक संगठन कहीं बदनाम होंगे। ऐसी स्थिति में बचने के लिए मैं अपने किसान साथियों से बार बार निवेदन करता हूं कि वो अपनी मानसिकता में परिवर्तन जरूर करें, छोटी मानसिकता के साथ ना बढ़ें, बल्कि प्रकृति की विशाल व्यवस्था के साथ जीने का जो तंत्र है उसको ठीक ढंग से समझें और कृषक उत्पादक संगठन को विकल्प के रूप में स्वीकार करें। ये कंपनी नहीं है, ये इसके द्वारा हम व्यापार नहीं करेंगे, इसके द्वारा हम व्यवसाय करेंगे। हम व्यवसाय के साथ अपने गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, अपनी कंपनी बनाएंगे, अपने 10 प्रकार के प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे गांव की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। यही भारत सरकार की आत्मनिर्भरता की जो सोच है वो बार बार इसी सोच के तरफ संकेत कर रहे हैं। इसी से किसानों का सशक्तिकरण होगा और लघु और सीमांत किसानों को जो अभी तकलीफ है उस तकलीफ का निदान भी केवल और केवल यही है। मुझे ऐसा लगता है। मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।